कुरान में लिखा है कि गाय के दूध में शिफा है। अब एक कनॉट प्लेस के पास में झुग्गी डाल के बैठा फुटपाथ के पास में, या वो आजादपुर की रेलवे लाइन या शालीमार की या दिल्ली कैंट की रेलवे लाइन पे एसी घर में चल रहा है, खाना फ्री मिल रहा है, पानी की कनेक्शन फ्री मिल रही है, शाम को दारू भी फ्री मिल रही है, तो वो तो वोट देगा ही केजरीवाल को। 80 करोड़ लोगों को खाना फ्री मिल रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, वहाँ मिड डे फ्री मिल रहा है। कहते हैं कि मुझे मोबाइल फोन आईफोन चाहिए, इसलिए मेरे को वो ये गरीबी लग रही है मेरे अंदर, तो उसका तो मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। खाना फ्री मिल रहा है, सिलेंडर फ्री मिल रहा है, पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, बस के अंदर, उसके बाद भी तुम गरीब हो, तो तुम देश से बोझ हो। इस्तीफा मांगने से नहीं होगा, बल्कि आप कमियों को देख के उसको मजबूत करने के बारे में सोचते हैं। और अभी ये सारा कुछ हो रहा है, ये विदेशी फंडेड लोग हैं, बांग्लादेशी लाखों बॉर्डर में घुस गए, तो क्या आप सारे सैनिकों को सस्पेंड कर देंगे क्या? तो ये पार्टी कॉकरोच पार्टी एक ऐसा ही दूध का उबलावा हुआ है, उबाला है, कुछ जेल में बैठे हैं, कुछ नहीं लूंगा कुछ नहीं लूंगा, महल भी बना लिया, पैसे भी कमा लिए। एक वो केजरीवाल साहब आए थे, ईमानदार आदमी, पूरे हिंदुस्तान पूरी दिल्ली को दारू पिला के चले गए, पंजाब में दारू बट रही है। तो इन्होंने ना अभी तो ये कॉकरोच हुआ, मच्छर हुआ, इंसेक्ट्स हुआ, मलेरिया वायरस, ऐसे बहुत सारे पैदा होंगे। राष्ट्रवाद का जब से दौर आया है 2014 से, आज पूरा वर्ल्ड मोदी जी बीच में खड़े होते हैं, पूरा वर्ल्ड उनके आमने साथ आसपास खड़ा होता है। तो ये भारत की पॉलिसी को डिसाइड करते थे, जैसा ही पाकिस्तान तो खैर उनका तो जन्म सिद्ध अधिकार है भारत में इंटरफेयर करना। तो भारत में बेसिकली फॉरेन का राज चल रहा था, फॉरेन पावर्स का। सर, हाल ही में एक न्यायाधीश द्वारा युवाओं को कॉकरोच कहने की बात सामने आई थी, जिसके बाद अभिजीत दीपके जी जो फाउंडर हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने ये पार्टी बनाई और एक तरह से रिवॉल्यूशन शुरू किया, प्रोटेस्ट शुरू किया, कभी नीट पेपर लीक को लेकर या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो को लेकर। तो मैं जानना चाहूंगी कि कॉकरोच जनता पार्टी पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं आपको एक चीज थोड़ा सा डीप में बताना चाहता हूँ कि 2014 से पहले सॉरी, जब बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं आई थी, तो भारत में बेसिकली फॉरेन का राज चल रहा था, फॉरेन पावर्स का, जिसमें चाइनीज इन्वॉल्व है, अमेरिकन CIA इन्वॉल्व है, ISI पाकिस्तान तो खैर उनका तो जन्म सिद्ध अधिकार है भारत में इंटरफेयर करना। तो ये लोगों को क्या था, इनके भी बहुत सारे एजेंट्स बैठे हुए हिंदुस्तान के अंदर, पार्लियामेंट तक में भी इनके एजेंट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ फ्रैंकली। तो ये भारत की पॉलिसी को डिसाइड करते थे। अब भारत की पॉलिसी को डिसाइड करते थे तो उनका बेनिफिट उनको होता था। और भारत के अंदर इंसर्जेंसी, अब आपने देखा होगा कि 2014 से पहले पाकिस्तान कितना एग्रेसिव हुआ करता था, चाइना कितना एग्रेसिव हुआ करता था, और यूरोपियन कैसे एग्रेसिव होता था। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनको आके कोई भी यूरोपियन प्रधानमंत्री ऐसे कमर पे हाथ लगे जैसे बच्चे को साइड में ले जाता था, मतलब कोने में खड़े होते थे बेचारे। अब आप देखिए कि राष्ट्रवाद का जब से दौर आया है 2014 से, आज पूरा वर्ल्ड मोदी जी बीच में खड़े होते हैं, पूरा वर्ल्ड उनके आमने साथ आसपास खड़ा होता है और उनका वेलकम होता है। अब ये बात दुनिया को हजम नहीं हो रही है। व्हाइट रेस जो है, यूरोपियंस और USA वाले जितने भी हैं, उनको ये वो हो रहा है कि ये बदल कैसे गया सब कुछ। अब देखिए, इसके अंदर क्या है कि अब इन्होंने क्या किया है कि जब ये काबू में नहीं आ रहे मोदी जी और ये भारत के अंदर राष्ट्रवाद उभर रहा है, तो इन्होंने ना अभी तो ये कॉकरोच हुआ, मच्छर हुआ, इंसेक्ट्स हुआ, मलेरिया वायरस, ऐसे बहुत सारे पैदा होंगे। ये ऐसे लोगों को फंड करते रहेंगे और ये पैदा होते रहेंगे और ये पैदा होके यही करते रहेंगे। आप देखो, किसान आंदोलन से शुरू हुआ, वो एक महाराष्ट्र में जरांगे था, वो शुरू हुआ, अब ये हो गया सोनम वांगचुक हो गया। मतलब ऐसे क्या है, ये लोग ऐसे लोग हैं, इनको फंड दो, एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं, इनको फंड दो और ये फंड ले लेते हैं, और फंड लेने के बाद में इनको क्रिएट करनी है प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, अब इसके लिए तरीका क्या किया, कोई अचानक से एक आदमी जिसको 10 दिन पहले तक कोई लोग जानता नहीं था, अचानक उसको तैयार किया जाता है और वो आ जाता है, फिर वो अथॉरिटी को चैलेंज करता है। तो अथॉरिटी को चैलेंज करता है, देश को चैलेंज कर रहा है वो। एक वो केजरीवाल साहब आए थे, ईमानदार आदमी, पूरे हिंदुस्तान पूरी दिल्ली को दारू पिला के चले गए, पंजाब में दारू बट रही है, खुद जेल में बैठे हैं, कुछ नहीं लूंगा, महल भी बना लिया, पैसे भी कमा लिए। तो ये लोग
इस लालच से आते हैं कि अगर एक बार हम थोड़ा सा भी, लोग सेंटिमेंट्स होते हैं, जब सेंटिमेंटल लोग होते हैं तो उनके किसी भी सेंटिमेंट को आप हिंदुस्तान के अंदर हल्का सा हिट कर दो, इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल। अब बताइए एलजीबीटी वालों का क्या काम इसके अंदर? ना तो उन्हें पॉलिटिक्स करनी, ना वो नीट का एग्जाम देते हैं, वो भी वहां पहुंचे हुए हैं। वो जेएनयू के 50-50 साल के युवा डफली लेके पहुंच जाते हैं, वांगचुक जैसे लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है, हर तरीके का आदमी यहां पहुंचा हुआ है। अब उसके अंदर क्या है, वो नीट के भी आ जाता है कि यार पता नहीं हमारे लिए क्या होगा। अब उसको नहीं पता कि ये अपना पॉलिटिकल कैरियर बना रहा है, यार ये कोई नीट के लिए नहीं लड़ रहा है, पैसे ले रहा है फॉरेन उनसे, चाइनीज एजेंट्स, चाइना से, आईएसआई से, सीआईए से, और यहाँ पे गवर्नमेंट को परेशान कर रहा है, अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है और तुम्हारा भविष्य खराब कर रहा है। अब वो क्या है, वो चाहेगा वायलेंस करवाना तुम्हारे बीच में। अब वायलेंस होगा तो उसे फर्क नहीं पड़ता है, वो तो गाड़ी में बैठ के खाना खा रहा था, तुम रोड के ऊपर भूखे बैठे हुए थे, पानी के बिना बैठे होते। वो चाह रहा है कि वायलेंस हो, वायलेंस होगा तो क्या होगा, गोलियां चलेंगी, डंडे चलेंगे, कुछ मरेंगे। तो जितना भी ये मीडिया है, जो सो कॉल्ड फॉरेन फंडेड मीडिया है, वो एकदम से उसको उछालेगा। बिल्कुल। तो ये ग्राउंड से देखो तैयार होती है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स जो है ना वो बिके हुए। ये तो कितनी टाइम से जो खुल के बात करता है, इस चीज को प्रमोट करता है। और कहीं मेरा एडिट मत कर देना भाई इसको डर के मारे, पर मुझे पता है कितनी टाइम डरता नहीं है किसी से भी। तो ये बहुत कम चैनल ऐसे जो सच्चाई को दिखाना चाहते हैं। ज्यादातर चैनल जो होते हैं वो फॉरेन फंडेड चैनल जो हैं, वो कोई भी मुद्दा होगा ना, वह इकट्ठा होकर सारे के सारे पहुंच जाएंगे और उसको उठाना शुरू कर देंगे। तो ये पार्टी, कॉकरोच पार्टी, एक ऐसा ही दूध का उबलावा हुआ है, उबाला है, कुछ दिनों बाद ये शांत हो जाएगा, लोग अपने काम में लग जाएंगे, नीट वाले अपने अगले सेशन की तैयारी करने लगेंगे, एलजीबीटी वाले वो अपने उनको जो करना उसमें लग जाएंगे, बाकी जेएनयू वाले डफली बजाएंगे, आज यहाँ डफली बजा रहे, कल कहीं और बजाएंगे। लेकिन सर युवाओं का देखिए सपोर्ट तो मिल रहा है, क्योंकि जंतर मंतर पर जो भीड़ है वो बता रही है कि हाँ कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट तो है, क्योंकि कल भी रात में वो लोग रुके, पूरी रात वहीं पर उन लोगों ने काटी और आज सुबह भी वो लोग प्रोटेस्ट पे थे और कहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक इसी तरह वो लोग विरोध करते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे। तो सपोर्ट तो देखिए सर मिल रहा है। भीड़ तो अरविंद केजरीवाल के टाइम में भी लगी थी, जरांगे के टाइम में भी लगी थी, करोड़ों लोग आ गए थे। अब भीड़ का तो ऐसा है ना कि अगर आप कहें तो भीड़ के ऊपर की एक फिल्म का स्टार खड़ा कर दीजिए, ला करके कोई हीरोइन ला के खड़ी कर दीजिए आपको, और बहुत सारे वो डांसर्स हैं जो नाचती हैं, उनके अंदर भी ज़्यादा भीड़ खड़ी हो जाती है। देखिए भीड़ का मतलब है सेंसिबल एंड नॉन सेंसिबल। भीड़ तो कोई भी इकट्ठा कर सकता है, भंडारा लगता है भीड़ इकट्ठी हो जाती है, सेंसिबल भीड़ है, खाना खाना है, ठीक है। भीड़ सेंसिबल है या नॉन सेंसिबल है? अब नॉन सेंसिबल भीड़ के बारे में आप क्या कहेंगे? इस भीड़ के अंदर बहुत कम लोग सेंसिबल हैं जो समझते हैं, लेकिन वो समझ के वे एक बार आएंगे, देखेंगे और चले जाएंगे। नॉन सेंसिबल बहुत इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि वहाँ उनको खाना भी मिल जाएगा, समोसा भी मिल जाएगा, पूरी भी मिल जाएगी और टाइम भी पास हो जाएगा उनका। तो ये चलता रहेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। ये उबाल की तरह पार्टी है, उबाल की तरह ही शांत हो जाएगी। लेकिन सर मुद्दा तो देखिए सेंसिबल है। अगर मान लीजिए नीट पेपर लीक होता ही नहीं तो कॉकरोच जनता, न्यायाधीश उन्हें कॉकरोच, युवाओं को कॉकरोच कहते ही नहीं, तो फिर ये पार्टी बनती ही नहीं और नीट पेपर के लिए प्रोटेस्ट भी नहीं होता। मैडम वो खोड़ा के अंदर लड़का मर गया, 4-5 मर्डर हो गई, ये जरांगे तो वो पे गया भी नहीं, बात भी नहीं की इसने। ये तो 4-5 को मरवाने आया यहाँ पर, और उसे तो वायलेंस करवा के क्या और मर जाए 4-5। अगर देखिए क्या होता है, पार्टी चलाने के लिए सबसे पहले आपके पास कैडर होना चाहिए, आपके पास विचारधारा होनी चाहिए। पहले विचारधारा होती है, फिर लोग जमा होते हैं, फिर आप कैडर बनाते हैं, फिर आप उसको सेटअप करते हैं, फिर आप इलेक्शन प्रोसेस में आते हैं। अब क्योस से पैदा हुई पार्टी क्योस में ही खत्म होगी। केजरीवाल क्या था, क्योस की पार्टी थी, अन्ना हजारे आ गया, वहां भी क्योस हो गया, वहां भी वो पता नहीं कौन कौन पहुंच गया वहां पर। अब क्योस की पार्टी हो, क्योस के अंदर ही है, ये पार्टी बनाएगा तो क्योस की पार्टी है, क्योस के अंदर रहेगा। इस पार्टी में ये नहीं पता कौन वाइस प्रेसिडेंट है, कौन सेक्रेटरी है, क्या इनका मुद्दा है। एक ही मुद्दा है, नीट का पेपर लीक हो गया। अब इसके अलावा मुद्दा क्या है इनके पास में? अब ये करेंगे क्या आगे? कुछ नहीं करेंगे, फिर बैठ जाएंगे। तो अगर इनको कुछ करना है सेंसिबल, देश के लिए कुछ करना है, तो मुद्दों को साथ आओ ना। अब हर एक प्रॉब्लम के साथ आते, प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन लेकर के आओ। तो ऐसे हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं, वो जर्मनी से भी आ जाएगा, वो जर्मन शेफर्ड है वो भी आ जाएगा, और बाकी यहाँ पे बहुत सारी मीडिया है
वो सारे सपोर्ट करेंगे इनको, कुछ समय के लिए उनको एक मैसेज मिल जाएगा, बाद में सब शांत हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और इस्तीफा वगैरह की बात ऐसी है, वो गवर्नमेंट का अपना डिसीजन होगा। या अब कहीं पे सपोज, अब ये देखिए कारगिल वार के अंदर हमारे सैनिक से पहले वहाँ पहुँचे और वहाँ पे झगड़ा हुआ था और बहुत अच्छे हमने बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी देखी। क्या आप सेनाध्यक्ष इस्तीफा मांग लेंगे क्या? बांग्लादेशी इलाकों बॉर्डर में घुस गए तो क्या आप सारे सैनिकों को सस्पेंड कर देंगे क्या? अब सिस्टम में कमियां हैं, सिस्टम की कमियों को देखो। अब इस्तीफा मांगने से नहीं होगा, बल्कि आप कमियों को देख के उसको मजबूत करने के बारे में सोचते हैं। और अभी ये सारा कुछ हो रहा है, ये विदेशी फंडेड लोग हैं और ये विदेशी फंडिंग की वजह से सब कुछ हो रहा है। ये कुछ नहीं शांत हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर। कुछ लोगों ने सर ये भी बोला था, दावा किया था कि सीजेपी 2029 में चुनाव भी लड़ सकती है। तो क्योंकि आप खुद अपनी पार्टी बना चुके हैं, भारत पुनर्निर्माण पार्टी, जो एक्स IITians की थी, तो मैं जानना चाहूंगी इस पर आपके क्या विचार हैं और क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि कोई रैंडम पार्टी बना के चुनाव लड़ सकता है? मैडम, हर साल पार्टी बनती है, हर साल पार्टियां, हजारों पार्टियां बनती है, हजारों पार्टी इलेक्शन के टाइम में बनती है और इलेक्शन के बाद सारी डिसॉल्व हो जाती है। ये एक ट्रेंड है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का अपना एक तरीका होता है। और पार्टी बनाने के लिए आपका कैडर होना चाहिए, आपके पास विचारधारा होनी चाहिए। आपकी विचारधारा नहीं है, आपका पास कैडर नहीं है, तो आप पार्टी कैसे चलाएंगे? हाँ, इंडिपेंडेंट इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है। आपको 10,000 रुपये का खर्चा आएगा, लड़ लो इलेक्शन। पार्टी बनानी है आपको तो 17,000 रुपये खर्चा, पार्टी रजिस्टर करा लो, हो जाती है पार्टियाँ। तो ये चलता रहेगा, ये डेमोक्रेसी का गेम है। 140 करोड़ लोगों के अंदर ये एंटरटेनमेंट फैक्टर चलता रहेगा। किसी को मूड किया, चलो यार मैं इलेक्शन लड़ लेता हूँ, 60 साल का हो गया, रिटायर हो गया, चलिए यार मैं इंडिपेंडेंट लड़ लेता हूँ। खड़ा हो गया, चलो कुछ नहीं तो टाइम पास होगा, 10 लोग जान जाएंगे, ये चलता रहेगा। और जरा ये यहाँ से आया, अमेरिका गया, अमेरिका से आया, वहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पर आया, तो वो बैक्ड बाई सोरोस है। ये सोरोस पुत्र बोल सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ये सोरोस का नाजायज बेटा है। ऐसे और भी बहुत सारे नाजायज बेटे हैं, अब ये और भी आते रहेंगे, तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, आखिरी सवाल यही रखूंगी कि कुछ टाइम पहले मैं कुछ पोस्ट देख रही थी, ऑब्वियसली कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में भी और अगेंस्ट में भी। तो कुछ लोगों का कहना था कि वो लोग ध्रुव राठी जैसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वो फॉरेन में बैठकर बात करते हैं इंडिया की। अगर उन्हें इंडिया को डेवलप करना है या उसकी बात करनी है तो इंडिया में बैठ के करें। लेकिन जब से अभिजीत दीप के इंडिया आया, लोगों ने उसे सपोर्ट करना शुरू किया कि केवल ये फॉरेन में बैठकर बोल नहीं रहा, काम कर रहा है, हमारे साथ प्रोटेस्ट कर रहा है। देखिए क्या होता है मैडम कि ये एक गेम होता है। मैं आपको बताता हूँ इसका, कि हम बैठ के इस आउटकम को देख रहे हैं, लेकिन जो फॉरेन फंडिंग करने वाले लोग होते हैं, जैसे ISI है आपका, क्या कहते हैं CIA है, और चाइनीज़ लोग हैं, ये लोग महीनों की प्लानिंग करते हैं बैठ करके। और इनका पूरा डिपार्टमेंट होता है, 20-50 लोगों का थिंक टैंक होता है, वो पूरी प्लानिंग से बैठता है। और वो जो प्लानिंग हो रही है ना, वो ये जो हो रहा है, ये आज की प्लानिंग नहीं है, ये प्लानिंग बहुत पहले की कर रखी है इन्होंने। और मोदी जी जब से 2014 से आए हैं, तो 2014 से बहुत सारे जो इन्होंने डिपार्टमेंट बना के अब ये देख रहे हैं कि कहाँ पर किया जाए। फिर ये लोग अपने चॉइस के लोग ढूंढते हैं कि कौन इसको एक्शन में ला सकता है, फिर ऐसे लोगों को ढूंढा जाता है। फिर ऐसे लोगों को साथ में जो उनकी टीम पहले से ऑलरेडी इंडिया के अंदर फैली हुई है, मीडिया के अंदर है, फिल्म लाइन के अंदर है, और पॉलिटिक्स में है, हर जगह फैले हुए लोग, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, ये सब जगह फैले हुए। फिर उनको एक्टिवेट किया जाता है। फिर उसके बाद में ऐसे लोगों में से एक को चुन करके, चल बेटा अब तू खड़ा हो, अब पीछे सपोर्ट हम करेंगे। अब ये नक्सलिज्म खत्म हुआ है, अब ये जो नक्सलिज्म जंगल से खत्म हुआ है, अब ये जो अर्बन नक्सल है देश के अंदर, ये अर्बन नक्सल का भी इसमें एक पार्ट है बहुत बड़ा, कि यार हम वहाँ तो मार खा गए, अब यहाँ नहीं मार खाएंगे, लेकिन नंबर इनका भी आएगा, वो अलग बात है। तो ये गेम देखते रहिए आप। हमें अपने राष्ट्र के बारे में सोचना है कि हमें राष्ट्र को कैसे सेफ रखना है। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चैनल के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो दिन रात राष्ट्र की बात, जैसे किन्नी टाइम्स है, दिन रात राष्ट्र के लिए लड़ते रहते हैं लोग। अब देखिए मैं हजारों नाम गिना सकता हूँ आपको, वो सब राष्ट्र के लिए लड़ते हैं और इनके नैरेटिव को काउंटर करते रहते हैं जी। तो जितना ही नैरेटिव बनाते हैं उतने ही राष्ट्रवादी लोग इसको काउंटर करते रहते हैं। तो राष्ट्रवादियों की संख्या ज़्यादा है और ये नालायक लोगों की संख्या बहुत कम है, इनको वो ओवरकम कर लेंगे। सर मैं जानना चाहूंगी कि आपने खुद भी पार्टी बनाई है, आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, तो यही सवाल है कि
एक तो ये कि क्या ऐसे लोग जो अब प्रोटेस्ट के लिए, अभिजीत दीपके की बात कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी से कनेक्शन था इनका, कहा जाता है मीडिया सेल में है थे, तो क्या ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए या फिर बीजेपी जैसी पार्टी जो सत्ता में है, इसलिए उनकी बात कर रही हूँ? जो राष्ट्र की बात करेगा वो हमारे देश की बात करेगा, वो हमारी पार्टी है, सीधी सी बात है। चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कोई और पार्टी है, जो राष्ट्र को तोड़ने की बात करता है वो हमारे देश की पार्टी नहीं हो सकती है। और दुर्भाग्य है कि मैक्सिमम जो लोग हैं राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं। ममता बनर्जी अभी देखिए, बंगाल से उसने जमीन नहीं दी बॉर्डर के लिए, अब उसको राष्ट्रवादी पार्टी कहोगे? टोला गैंग चल रहा था उसका, करोड़ों के रुपए की उनकी आमदनी हो रही थी, अब इसको राष्ट्रवादी पार्टी करेंगे क्या? लेकिन वहाँ राष्ट्रवादी आए, बंगालियों ने राष्ट्रवाद सिखा दिया, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी के टाइम से वो लोग, बंगाल से मेन क्रांति शुरू हुई थी, तो बंगालियों ने समझ लिया इस चीज को, बंगालियों ने उखाड़ फेंका। अब ऐसे ही हमारे को देश के अंदर जितने भी ये राष्ट्र विद्रोही लोग हैं, सबको हम लोगों को उखाड़ के फेंकना है। जिस तरह से टीएमसी में टूट हो रही है, क्योंकि आपने अगर बंगाल की बात की है, जिस तरह से टीएमसी में टूट हुई है, लोग पार्टी छोड़ छोड़ के या तो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या फिर अपनी कोई पार्टी बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं। सेम चीज महाराष्ट्र में हुई है उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट में। तो सर वो तो बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी थी जो हमेशा राष्ट्रवादी बात करती थी। देखिए क्या होता है, सत्ता जो होती है ना, सत्ता के दो रूप होते हैं। सत्ता में या तो आप सेवा के लिए जाइए या मेवा के लिए जाइए, सत्ता में आपको दोनों मिलेगी। अगर आप सत्ता में सेवा के लिए जाते हैं, आप लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में पावर होती है। अब आप देखिए, गैस सिलेंडर मिल रहा है सबको, कितनी महिलाओं की आंखों में धुआं बचा, बीमारियों से बचे, टॉयलेट मिले, आपको एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रीच बढ़ रही है, देश का एकीकरण हो रहा है, तो विदेशी इसको क्यों एक्सेप्ट करेंगे? वो करेंगे नहीं। इतने सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, आप रोज पढ़ते हो अखबार में, ये वो हो गया। पहले क्या था गवर्नमेंट का, जैसे आप डिफेंस पे जाइए, डिफेंस को डेवलप ही नहीं होने दिया, क्योंकि सारा आर्म्स खरीदा जाता था, सारे आर्म्स में कमीशन होती थी। अब आर्म्स में कमीशन होती थी, फिर उसका मेंटेनेंस के लिए कमीशन। अब यही आर्म्स बन रहे हैं, यही मेंटेनेंस हो रही है, तो बाहर की कंपनी आप क्या सोचते हो, खुश होंगी इस चीज से? सही बात है, नहीं होंगी। आज इंडिया के अंदर आप मिसाइल, टैंक, आर्मर्ड व्हीकल, आपके एयरक्राफ्ट, पानी के शिप, फ्रिगेट, गोला बारूद, मतलब क्या नहीं बन रहा डिफेंस के अंदर। आज हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 1 साल के अंदर डबल हुआ है। अब कल्याणी को देख लीजिए, बोफोर्स की टक्कर की गन है, 48 किलोमीटर मार करती है। क्या अब वो हमसे देखिए, इजराइल मांग रहा है, रशिया मांग रहा है, रशिया ब्रह्मोस मांग रहा है, फिलीपीन में हम डाल रहे हैं, जितने भी हमारे पास जो है जॉर्जिया में हमने दिया है, और इस तरीके से हम ग्रीस को दे रहे हैं, साइप्रस को दे रहे हैं। क्या आज से 30 साल पहले आप सोच सकते थे कि हिंदुस्तान में कभी ऐसा दिन आएगा कि यार ये हम आर्म्स एक्सपोर्ट करेंगे? वो कमीशन की वजह से हिंदुस्तान में डेवलप ही नहीं होने दिया। रोड इसलिए डेवलप नहीं होते कि रोड डेवलप होगा तो हिंदुस्तान तरक्की करेगा। आज लेट्स टेक एग्जांपल, इतने सारे एक्सप्रेस बन रहे हैं, आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, अब आपने क्या किया, 12 घंटे में पहुंच गए, आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस नॉर्मल है, आपको जगह जगह गियर नहीं बदलना, जो फ्यूल आपका, सपोज आप 100 लीटर में जाते थे बॉम्बे, और 60 लीटर में जा रहे हैं या 50 लीटर में जा रहे हैं। अब लगा ये इतनी गाड़ियों में आपका इतना तेल बच रहा है। अब जितने एक्सप्रेस में, देहरादून ले लीजिए, आपका कटरा वाला ले लीजिए, अब ये ट्रेन जा रही है कश्मीर के अंदर, अब ये आर्मी के ट्रक जाते थे, अब ये ट्रेन के ऊपर जाएंगे। ये इतना सारा जो पेट्रोल का पैसा, डीजल का पैसा बचेगा, ये भारत के डेवलपमेंट में तो लगेगा। तो इस चीज से लोगों को प्रॉब्लम है। काफी लोग तो सर देखिए खुश हैं, मतलब इंडिया की अगर मैं बात करूं, अंदर इंडिया के लोगों की, तो मैक्सिमम लोग तो देखिए खुश हैं डेवलपमेंट से। लेकिन जो गरीब जनता है, जो मध्यम वर्ग के हैं, उनका कहना है महंगाई बहुत पड़ रही है, जो कांग्रेस के टाइम पे कम थी। 80 करोड़ लोगों को खाना फ्री मिल रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप? आप गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, वहां मिड डे फ्री मिल रहा है। मतलब अब आपको चाहिए कि क्या कहते हैं कि मुझे मोबाइल फोन, आईफोन चाहिए, इसलिए मेरे को ये गरीबी लग रही है मेरे अंदर, तो उसका तो मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। सही बात। आपको देखिए,
अब 15-20 करोड़ लोग जो हैं वो महंगाई गरीबी रेखा से ऊपर आए कि उसको खाने की सिक्योरिटी मिल गई। और वो खाने की सिक्योरिटी मिल गई तो वो अब काम करेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा तो कमाएगा। इनकम टैक्स की लिमिट आपने 12 लाख कर दी, आपका टैक्स बच रहा है। तो फिर भी आप गरीब हो तो यार तुम्हारा मर जाना बेटर है। खाना फ्री मिल रहा है, सिलेंडर फ्री मिल रहा है, पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, बस के अंदर, उसके बाद भी तुम गरीब हो तो तुम देश पे बोझ हो। जब जो आपने फ्री जो मिल रही हैं उनको लेकर बात बताई, दिल्ली में अभी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो रोड वगैरह लोगों ने बोला, मैंने खुद सर्वे किया था, ग्राउंड रिपोर्ट्स की थी, लोगों का कहना था कि उन्हें फ्री में खाने को भी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, फ्री बस सेवा भी मिल रही है, दारू भी मिल रही है, तो एक के साथ एक फ्री, वो भी बताओ ना। तो लोगों का कहना था कि केजरीवाल के राज में एक के साथ एक फ्री भी तो मिली है ना। और क्या अब इससे ज्यादा क्या होगा बताओ। सरकार सब चली भी गई उनकी, अगर शायद उन्होंने ये दारू ना। देखिए वोटर दो किस्म का होता है, सेंसिबल, नॉन सेंसिबल। सेंसिबल वोटर देखता है कि ये मेरे देश के लिए बढ़िया है तो वो सेंसिबल वोट करेगा, वो उसी बंदे को चुनेगा जो देश के लिए बढ़िया है। नॉन सेंसिबल है, कोई जात के पीछे चला जाएगा, कोई मोहल्ले के पीछे चला जाएगा, कोई किसी के पीछे, कोई फ्री के पीछे चला जाएगा। अब फ्री वालों को जो देखिए आदिवासी है, फ्री देना बनता है, मैं समझता हूँ जरूरी है उनके लिए, क्योंकि जंगल में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, पेड़ उनके पास नहीं है खेती का साधन, वहां बनता है। अब दिल्ली के अंदर एक झुग्गी डाल के बैठा रेलवे लाइन के ऊपर, घर में एसी चल रहा है उसके, और खाना फ्री है, बिजली फ्री है, सब कुछ फ्री है, क्योंकि वो वोटिंग क्लस्टर है। तो ये जो थ्योरी बनाते हैं, जो थिंक टैंक होता है ना, इन चीजों को बैठ के सोचता है कि यार एक एरिया के अंदर 50 कोठी है, उसके अंदर वोटर ही 40 है, और एक झुग्गी क्लस्टर है, वहां पे 3000 लोग हैं लेकिन 50,000 वोटर है, तो क्या करो, उस क्लस्टर को दे दो फ्री सब कुछ, ठीक है जी। अब उसको सब कुछ फ्री मिल गया तो वोट तो उसी को देगा ना जो फ्री दे रहा है। सही बात है। लेकिन जो टैक्स भर रहा है उसकी तो कमर टूट रही है बेचारे की। अब उसका हिस्सा मार करके इसको दे रहे हो तो ये गलत है। अब आदिवासियों को दीजिए, अब जंगल में रहने वाले लोगों को दीजिए फ्री, वैल्यू बनती है इस चीज की। अब एक कनाट प्लेस के पास में झुग्गी डाल के बैठा फुटपाथ के पास में, या वो आजादपुर की रेलवे लाइन या शालीमार की या दिल्ली कैंट की रेलवे लाइन पे एसी घर में चल रहा है, खाना फ्री मिल रहा है, पानी की कनेक्शन फ्री मिल रही है, शाम को दारू भी फ्री मिल रही है, तो वो तो वोट देगा ही केजरीवाल को। लेकिन वही लोग वोटर नहीं है ना, सेंसिबल वोटर ने एकदम दिखा दिया कि नहीं यार ये गलत हो रहा देश के लिए। अभी सर आपने बात बोली कि 2 तरह के वोटर्स होते हैं, सेंसिबल और इनसेंसिबल, और फिर आपने कहा कि इनसेंसिबल वोटर्स वो जो जात के पीछे भागे। तो आरोप लगते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही, कहा जाता है कि बीजेपी सबसे ज्यादा जात पात करती है, तो क्या ये माना जाएगा कि बीजेपी के जितने वोटर हैं वो सब इनसेंसिबल है? हाँ जी बिल्कुल। आपको जात तो देखिए, बीजेपी तो इतनी जात पात करती है कि एक आदिवासी मुर्मू को प्रेसिडेंट बना दिया उन्होंने, और एक ओबीसी है मोदी जी, उनको उन्होंने क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बन गए वो। तो इतना बड़ा जातिवाद तो नहीं होना चाहिए ना। और सर हिंदू मुस्लिम, हाँ हिंदू मुस्लिम में वो जितने मकान बन रहे हैं उसको तो मुस्लिम को तो निकाल निकाल के फेंक रहे हैं मोदी जी, राशन भी निकाल के फेंक रहे हो। तो लिस्ट आपको पता नहीं है, बता रहा हूँ, एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें से मुस्लिम का नाम निकाल दिया जाता है, और ऐसे ही लिस्ट बनी हुई है, जब मकान मिलते हैं ना तो उसे क्या मैडम बात करते हो आप, तब ये मुस्लिम वो कर रहा है, हिंदू मुस्लिम, जिसको ये खतरा है कि यार मेरा मुस्लिम वोट टूट रहा है। अगर बीजेपी करते तो क्या मकान देती मुस्लिम को? अब देखो रोज यूट्यूब पे इंटरव्यू भरे पड़े मुस्लिम को, कहीं मुस्लिम नहीं कहता। अब जाइए योगी जी के राज के अंदर, वहां पर 90% मुस्लिम ये कहता है कि आज के टाइम में योगी राज में खुश है, रात को 2 बजे भी निकल जाते हैं। लड़कियों से पूछो वहां जाकर के, हलाला का देखो कितनी लड़कियां, कितनी औरतें खुश हैं। अब हिंदू मुस्लिम तो भाई जितने भी जिनको राष्ट्र को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहिए, उनके पास मुद्दा तो कोई है नहीं, क्योंकि जो मुद्दे थे वो मोदी वैसे सोल्व करते चले जा रहे हैं। और वो क्या करेंगे, यहां से निकालो, हिंदू मुस्लिम निकालो, वहां निकालो, वहां निकालो। कोई राहुल गांधी है या कोई समाजवादी का है, 4-5 हत्या हुई है लड़कों की, अभी किसी का स्टेटमेंट आया आपका? कोई भी चैनल वाले जितने भी फॉरेन फंडेड चैनल वाले हैं, कोई आया नहीं। लेकिन अखलाक की लिंचिंग याद है इनको, ठीक है। अब जो मुसलमान कहता है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हूं, मैं हिंदुस्तान में मरूंगा, तो उसे कोई टेंशन ही नहीं है।
वो बैठा है, खा पी रहा है आराम से, उसे पता है रोज कोई भी हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। अब ये पॉलिटिकल पार्टी जो इशू उठाती है हिंदू मुस्लिम का, तो वो उनकी रोजी रोटी है, क्योंकि अगर वो ये नहीं करेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो उनको भी तो अपना सर्वाइव करना है ना। तो अभी समाजवादी को भी करना है, सब टोपी पहन के बैठेंगे, ठीक है। और अगले इलेक्शन में पता पड़ जाएगा, जब क्योंकि राष्ट्रवाद की धारा चल रही है इस वक्त, अच्छी तरह से मजा आएगा नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर। अभी सर ईद आई थी तो फिर एक मुद्दा और उठा था, मुस्लिमों ने कहा था गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके अलावा बीजेपी का कहना था कि 14 साल तक गाय नहीं काटी जाएगी, उसके बाद काट सकते हैं। तो इसे लेकर मुसलमानों ने विरोध किया। तो देखिए सर, ये तो बात सही कही थी, तो ऐसा क्यों नहीं किया बीजेपी ने? मैडम, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि गाय को माता मानते तो चाहे 14 साल की हो, चाहे 15 साल की हो, चाहे 20 साल की हो, ये स्टेटमेंट गलत है और ये नहीं होना चाहिए मुसलमानों के अंदर। क्योंकि देखिए यहाँ पे 90% तो कन्वर्टेड है। आप उनके नाम के पीछे देख लीजिए, सेठी लगा हुआ है, चीमा लगा हुआ है, राजपूत लगा हुआ है, राणा लगा हुआ है, ये सारे नाम लगे हुए हैं। हाँ। तो ये कोई अरब से ट्रक से तो आए नहीं है, या तुर्की की नस्ल नहीं है, ना अरबों की नस्ल है। अरबों को तो मार मार के भगा दिया है। हिंदुस्तान में 1200 साल से लड़ रहे हैं हम लोग, 1200 ईस्वी से, और 1700 तक में खत्म कर दिया था इनको। किसी मुसलमान का टर्की नेम है कि आपने देखा कभी? अरब नेम देखा है? मुस्तकिल अल बनते और बनते जो भी होता है, नहीं मिलेगा आपको। सलीम राणा, हाँ। सलीम राजपूत, ये मिलेगा, क्योंकि उनको पता है। और वो गाय खाते भी नहीं है एक्चुअली। ये मुद्दा बनाया जाता है बेसिकली। कुछ लोग जो है वो खाते हैं, तो वो ये जो बड़ा तबका अब उनको वो खुद कह रहा है कि नहीं ये मत करो। हाँ। क्योंकि कुरान में लिखा है कि गाय के दूध में शिफा है। तो जो सेंसिबल वही है ना, वहां भी मुस्लिम नॉन सेंसिबल और सेंसिबल है। एक कहता मैंने राज किया यहाँ पे, मैं तेरे बाप के पीछे, तेरे नाम के पीछे राणा लगा हुआ है, तेरे नाम के पीछे जाट लगा हुआ है, सही बात। और तेरे बाप ने राज किया हिंदुस्तान के ऊपर। मैं तेरे बाप को भी कूट कूट के उन्होंने मार के मुसलमान बनाया। तो कॉकरोच जनता पार्टी पे थे हम लोग। मैं चाहूंगी कि इस तरह की पार्टी जो बनती और भी आती रहेंगी। ये तो शुरुआत है, जरांगे से ये अरविंद से शुरू हुई थी, फिर जरांगे आया, फिर ये आया, अब भी फिर सिखों का आंदोलन आया। ये आता रहेगा, अब इसको एक्सपेक्ट कीजिए। अभी तो यहाँ पर नहीं है, ये आपको इंडिया के अलग अलग स्टेट में कुछ ना कुछ होता मिलेगा। तो इन पार्टीज को लेकर आपका क्या संदेश है? आखिरी सवाल यही है। कुछ नहीं, बबल है, फूट जाएगा। हाँ, गुब्बारा है। अभी गुब्बारा शुरू में पतला सा होता है, फिर फूलता है, फिर फटता है, उसकी डेस्टिनी होती है। तो ऐसी की ये डेस्टिनी है। चलिए, थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो वीके सर से बहुत सारी अच्छी जानकारियां हमें मिली, बहुत ही जानकारी भरा इंटरव्यू होगा ये, तो जरूर देखिए। और इस तरह की तमाम खबरों के लिए, इंटरव्यूज के लिए देखते रहें केनी टाइम्स। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।